नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे दिन ब दिन कमजोर होती कांग्रेस की। 5 राज्यों में मिली हार के बाद अब इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले चुनावों पर कांग्रेस की नजर है। लेकिन गुजरात में भी कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। राज्य में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार ने साबित कर दिया है कि संगठन के स्तर पर कांग्रेस कमजोर हुई है। गुजरात के 6 नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। निकाय और पंचायत चुनावों में मिली हार से कांग्रेस की बेचैनी भी बढ़ गई है। पिछले 6 सालों में निकाय चुनाव में कांग्रेस की 21.05 सीटें कम हुई हैं। गुजरात में कांग्रेस की कमजोरी का बीजेपी को फायदा मिला है और अब आम आदमी पार्टी भी गुजरात में सक्रिय हो गई है, जिससे कांग्रेस की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पंजाब चुनावों में मिली जीत ने अरविंद केजरीवाल के हौसले बढ़ा दिए हैं। केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान रोड शो किया। आम आदमी पार्टी ने इस रोड शो को तिरंगा यात्रा करार दिया। केजरीवाल और भगवंत मान साबरमती आश्रम भी गए और चरखा भी चलाया। भगवंत मान और केजरीवाल द्वारा चरखा चलाए जाने पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि पूरे देश के लिए बापू राष्ट्रपिता हैं, लेकिन आपके लिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। पंजाब में सरकारी दफ्तरों से बापू की तस्वीर गायब कर दी और गुजरात में सूत काटने पहुंचे हैं। चुनाव का जो चरखा ये दोनों चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक समझ रही है। वैसे देखा जाए तो गुजरात ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी कांग्रेस के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ऊपरी सदन में कांग्रेस सांसदों की संख्या अब कम हो जाएगी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कांग्रेस का भौगोलिक ग्राफ भी अब सिमटता जा रहा है। अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा। मार्च के आखिर में राज्यसभा में कांग्रेस के 33 सांसद थे। एके एंटनी समेत 4 सदस्य रिटायर हो चुके हैं। वहीं जून और जुलाई में 9 और सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। रिटायर होने वालों में पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश और कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। चुनाव के बाद राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या ज्यादा से ज्यादा 30 की रह जाएगी। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यसभा में कांग्रेस के इतने कम सांसद रहे हों। कांग्रेस को उम्मीद है कि तमिलनाडु में 6 सीटों में से डीएमके 1 सीट दे देगी। इसके बाद उसकी संख्या राज्यसभा में 31 हो जाएगी। हालांकि पार्टी का उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, दिल्ली और गोवा से कोई भी सांसद नहीं रहेगा। 17 राज्यों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। चुनाव के बाद कई बड़े राज्यों में भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नहीं रहेंगे। पंजाब की सत्ता हाथ से जाने से भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस का जो दायरा है वो लगातार सिमटता जा रहा है और क्या बड़ी वजह इसके पीछे है, क्यों ये स्थिति आज कांग्रेस के सामने पैदा हुई है, इस पर आज हम विश्लेषण भी करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि गुजरात में भी हम देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से अपना वर्चस्व बनाने में लगी हुई है। वहां पर रोड शो भी किया गया। इसके अलावा राज्यसभा में हमने देखा है कि कांग्रेस के सांसद कम होते जा रहे हैं और कई सांसद रिटायर भी होने वाले हैं। तो अब क्या कुछ रणनीति आगे कांग्रेस की तरफ से बनाई जा सकती है पार्टी को मजबूती देने की? तो कई तरह के सवाल यहां पर उठते दिखाई दे रहे हैं कि क्या बड़ी वजह है जो आज इन हालातों में कांग्रेस है, इन सिचुएशन का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है, किस वजह से? तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में जब 5 राज्यों के जब चुनाव के नतीजे सामने आए, क्या हालात थे उस वो किसी से छुपा नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुंतल कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। कुंतल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी पहले, क्योंकि बात आप ही की पार्टी की यहाँ पर हो रही है। क्योंकि जो स्थिति है कांग्रेस की लगातार डामाडोली बनी हुई है, बिगड़ती ही जा रही है। राज्यसभा में भी अब आपके हालात सही नहीं है। आने वाले दिनों में राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं। क्या बड़ी वजह आप इसके पीछे मानते हैं? जाहिरा, आज कांग्रेस भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे कमजोर स्थिति में खड़ी है, इसमें हम लोग इस बात को मानते हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी की लीडरशिप जो समझती है वो ये है कि स्टेट्स में, राज्यों में हम कमजोर हो गए। आपने कहा कि राज्यसभा में भी हमारी सीटें कम हो जाएंगी, उसके पीछे भी कारण यह है कि राज्यों में हम कमजोर हो गए। कमजोर होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक हम लोगों की अपना हमारे
पार्टी के अंदर की जो गुटबाजी है, एक कारण वो भी है जी। दूसरा कारण एक ये भी है कि आज के दिन में एक नई दौर की राजनीति इस देश में लेके आ गए, जिससे विकास और जो सही मायने के मुद्दे हैं वो मुद्दे गौण हो। और जिस तरह की राजनीति इस देश में आज के दिन में चल रही है, जाति की, धर्म के नाम पे तोड़ने की, गौ माता के ऊपर की राजनीति, इस तरह की राजनीति कांग्रेस कभी न करती थी और न कर सकती है। तो ये जो नया फैशन राजनीति का आया, जिसमें कि असली मुद्दे गौण कर दिए गए, विकास का मुद्दा गौण हो गया, महंगाई आज किस स्थिति में है वो भारत का हर नागरिक, आपके टेलीविजन शो पे अभी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं भारतीय नागरिक, तीनों के दिल पे हाथ रख के पूछवा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि महंगाई किस स्तर तक चली गई है। और ये सारे मुद्दे गौण हो गए। और जिन मुद्दों के ऊपर राजनीति हो रही है आज के दिन में, धर्म, जाति, उसमें भी अब तो उपजातियों की राजनीति भी करने लगे हैं भाजपा और आप और इस तरीके के लोग। इस तरह की राजनीति कांग्रेस न कभी करती थी और न कभी कर सकती है। एक ये कारण भी है कि कांग्रेस अभी आपको कमजोर नजर आ रही है। जी, तो ये कारण अगर है, लेकिन जो अंदरूनी कलह है कुंतल जी, वो भी तो एक बड़ी वजह यहाँ पर है। कांग्रेस की ये जो स्थिति हुई है, अगर आपस में ही अगर आप लोग सब मिलकर रहे तो हो सकता है इतनी बुरी सिचुएशन ना होती। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आलोक वत्स जी, आपको क्या लगता है, क्या यही एक बड़ा कारण है? जैसे कि कुंतल जी कह रहे हैं कि जो राजनीति का स्तर है वो अब बदल चुका है, लोग धर्म, जाति इसको लेकर ज्यादा वोट करने लगे हैं और जो दूसरी पार्टियां इस पर ज्यादा फोकस कर रही हैं और कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती है। ये कहना है कुंतल जी का, क्या कहेंगे? जायरा जी, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। इनके पास कोई तर्क नहीं है तो कुछ तो तर्क देना पड़ेगा, तो इसी तरीके का उलझुल तर्क निकाल रहे हैं। दूसरी बात कि सबसे पुरानी पार्टी है और 7 वर्ष में 8वां वर्ष प्रवेश कर रहा है, इनके पास एक फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है जी। घोटालों में लिप्त सारे इनके नेता बेल पे चल रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ये गांधीवादी परिवार से बाहर निकल के लोगों को लाए, G23 के लोगों को अकोमोडेट करें, उस सबको ये सुनने को तैयार नहीं है। चोर मचाते हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, चौकीदार चोर है, ये सब कहने से इनको कुछ हासिल हो नहीं रहा है। और हम लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो लगभग कांग्रेस मुक्त भारत तो हो चुका है। ये जो कुछ नेता छोटे मोटे ये बचे हुए हैं या जो कुछ लोग हैं, ये लोग अंतिम सीढ़ी पे, अंतिम पायदान पे हैं। कुछ दिन के बाद इसी तरीके से अगर इनका ये चलता रहा तो ये दम तोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 दशकों तक यहाँ पर राज करती ही नजर आएगी और देश को फिर से खुशहाल और सोने की चिड़िया बनाकर ही दम देगी। जी जी, कुंतल जी आप क्या कहेंगे? जैसे कि आलोक वत्स जी कह रहे हैं, आपका कोई एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं है इतने टाइम से, और जाहिर तौर पर इस चीज को मना भी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर आपस में ही अगर आप लोग सामंजस्य बिठाकर नहीं चलते हैं, भले ही राजनीति का जो भी लेवल है, जैसे कि आप बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन आप लोग ही जब एकजुट नहीं है तो आप कैसे जनता से ये चीज कह सकते हैं कि वो आपका साथ देगी यहाँ? जायरा जी, पहले तो मैं हमारे जो भाजपा के साथी हैं उनका जो सत्ता में डूबा हुआ अहंकार है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। वैसे मैं इनको याद दिला दूं कि जो छोटे मोटे कुछ नेता की बात कर रहे हैं, उन छोटे मोटे कुछ नेताओं की बदौलत ही इस देश में 11 करोड़ लोगों ने पिछली लोकसभा में हमें वोट दिया था। आज भी इनके पास अगर तकरीबन 1200 सीटें हैं पूरे राज्यों में, तो कांग्रेस के इन छोटे मोटे नेताओं के दम पे ही तकरीबन 825 सीटें हैं। तीसरी बात, ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा सोचा है कि हम 5 दशक तक इस देश पे राज करेंगे। कांग्रेस ने तो इस देश पे राज कभी किया ही नहीं। कांग्रेस तो हमेशा इस देश में सत्ता को जनता की सेवा का एक माध्यम बनाती रही। तो राज और तानाशाही इन्हें मुबारक हो। दूसरी बात जायरा जी, जो हमारे भाजपा के साथी जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनके तथाकथित यशस्वी और तेजस्वी और तपस्वी पता नहीं कौन कौन से प्रधानमंत्री चुनाव नजदीक आते ही अपना तप, तेजस और विकास, ये सारी चीजों को दरकिनार करके वापस क्यों उन्हीं मुद्दों पे आ जाते हैं जो जाति धर्म पे आधारित होता है? इनके भारत के प्रधानमंत्री जो कि सदन में खड़े खड़े झूठ बोल देते हैं, उन्होंने कभी विकास की, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? 2014 में महंगाई मुद्दा था, 2022 में महंगाई मुद्दा ही नहीं है। सरेआम झूठ बोलते हैं इनके मंत्री सदन में। क्या कभी इस बात को इन्होंने बोला? आज ये कह देते हैं कि साहब
जब चुनाव में वोट मांगने की नौबत आती है तब तो ये नहीं कहते कि साहब हमें। लेकिन कुंतल जी चलिए ठीक है, वो ये बातें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? आप लोग अगर ये मुद्दे उठा रहे हैं तो जनता आपको क्यों नहीं चुन रही है? जायरा जी, इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल इस बात को लेकर चुनाव में नहीं जाता है कि कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर है इसलिए हमें वोट दो, क्योंकि आज भी कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप को सुनने और देखने के लिए जो लोगों की भीड़ आती है, वो अगर अपनी आंखों पे पट्टियां भी बांध जी तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? वोटों में क्यों नहीं तब्दील हो पाती है भीड़? जायरा जी, इसलिए चूंकि मुद्दे बदल दिए गए हैं, मुद्दे बदल दिए गए हैं। कांग्रेस के लिए मुद्दा है बेरोजगारी, कांग्रेस के लिए मुद्दा है महंगाई, कांग्रेस के लिए मुद्दा है विकास। तो क्या माना जाए, जनता आपकी बात नहीं सुन रही? अगर आप ये मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ पर, बेरोजगारी की आप बात करते हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या जनता आपको नहीं समझ रही है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या वजह है इसके पीछे? जायरा जी, राजनीति शास्त्र का एक बहुत पुराना सिद्धांत है, तानाशाही में मुद्दे बदलने ही पड़ते हैं। और तानाशाही आप देखें, आप सिर्फ भारत की बात ना करें, आप विश्व इतिहास उठा के देखें। बाथ पार्टी जब जर्मनी में आई थी तो लगता था कि जर्मनी और बाथ पार्टी एक दूसरे के पर्याय हो गए। उन्होंने भी मुद्दे बदले, और पुरानी बात है जायरा जी, रोटी मांगता है डरा दो, अभी भी मांगता है धर्म की अफीम पिला दो। पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए हम इन चीजों से नहीं डर रहे हैं, और कुछ तो कमियां हम में भी हैं, ये भी मैं मानता हूँ। मैंने आपसे मैंने इस डिबेट की शुरुआत में ही कही, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी हो गई है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और बहुत डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। जी, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुंतल जी बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपको एक बार फिर से मजबूती लानी है। तो आलोक जी, आप क्या कहेंगे? कुंतल जी कह रहे हैं कि तानाशाही में मुद्दे बदलने पड़ते हैं, तानाशाही कह रहे हैं कि चल रही है आप लोगों की। जायरा जी, चलिए इनकी बात मान लेता हूँ कि तानाशाही है, तो ये तानाशाही पंजाब में क्यों नहीं काम किया? ये तानाशाही वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं काम किया? ये तानाशाही उड़ीसा में क्यों नहीं काम किया? ये तानाशाही तमिलनाडु में क्यों नहीं काम किया? ये सब बरगलाने की बातें हैं, इनका कोई बुनियाद नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। अरे यार, थोड़ा तो गैर शर्म करो जी। लोकतंत्र में यही है कि बाप न तो बेटा न तो माँ, यही अध्यक्ष बन सकता है। आप जेपी नड्डा के फादर का नाम बता दीजिए। जायरा जी, मैं आप एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जब मैं बोल रहा था तो आप अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। आप जेपी नड्डा के फादर का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ सही माने में लोकतंत्र है। हम 2 वर्ष के बाद अध्यक्ष बदल देते हैं और चुनाव की प्रक्रिया से बदलते हैं। आप तो एक ही राज्य के लोगों को खाट से ढो रहे हैं। अब तो आप लोग प्रियंका वाड्रा के बेटे का भी कुछ दिन के बाद राज्याभिषेक करने के लिए लग जाएंगे और तब कहेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र है आपके यहाँ। चलिए ठीक है आलोक जी, ठीक है चलिए। जायरा जी, मैं भाजपा के अपने साथी को अगर चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट, बहुत लंबी सूची गिना सकता हूँ, जहाँ पिता के बाद पुत्र बने। बहुत लंबी सूची है, अनुराग, पंकज सिंह, बहुत लंबी सूची है। पर मेरा मानना है कि पिता के बाद अगर लायक पुत्र है तो इसमें कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो राजनेता का बेटा या राजनेता की पुत्री राजनेता क्यों नहीं बन सकती है? पहली बात। दूसरी बात, आप इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं। कांग्रेस ही वो एक ऐसी पार्टी है जहां पे एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा मांग सकता है। मैं आपके टेलीविजन चैनल पे चुनौती देता हूं भाजपा के अपने किसी भी साथी को, क्या इनका कोई भी एक कार्यकर्ता इनके प्रधानमंत्री से ये बात कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी आप गलत कर रहे हैं, आपने जो वायदे किए थे इस देश की जनता के साथ उसकी खिलाफत कर रहे हैं और आपके वायदे खिलाफी, आपके गलतियों का खामियाजा भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोज सड़क पे भुगतना पड़ता है। मैं चुनौती देता हूं, क्या कोई भी व्यक्ति अमित शाह के बारे में ये बात कह सकता है? अगर एक व्यक्ति भी कह दे, एक व्यक्ति भी, जायरा जी, ये आपका टेलीविजन चैनल पे टेलीकास्ट है, ऑल वर्ल्ड टेलीकास्ट होता है जी। अगर एक भाजपा का कार्यकर्ता ये बात कह सके तो मैं आज से घोषणा करता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन में राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आज से घोषणा करता हूं और मैं ये भी कहता हूं जायरा जी
कि कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो ये कह सकती है कि हमारी लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में कहा कि गलतियां हम में भी और हम सोच रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। कांग्रेस का एक अदना सा कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लेता है, इसे आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं जी। और भाजपा के हमारे साथी को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि सत्ता आने का मतलब ये नहीं होता कि अहंकार आपके सर चढ़ जाए। हिंदू साहित्य की बात करते हैं आप, हिंदू धर्म की बात करते हैं, अहंकार तो जब रावण का नहीं रहा तो आपका क्या रहेगा साहब जी। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी क्या कहेंगे, इन तमाम बातों का क्या जवाब देना चाहेंगे? कह रहे हैं कि अहंकार चढ़ गया आप लोगों पर। जयरा जी, हम चले थे पूरब, हम जा रहे हैं पश्चिम। टॉपिक क्या था और ये कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने सीधा सवाल किया है जयरा जी, इनको कहें सीधा जवाब दें, इनको कहें सीधा जवाब दें। आंतरिक लोकतंत्र में मैं आपके सामने बैठा एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में प्रॉब्लम है। बोल लेने दीजिए, अब सीधी बात करें, सीधी बात करें, बात को भटकाए नहीं, बात को भटकाए नहीं। क्या भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, कोई नेता, चुनौती देता हूं, क्या कह सकता है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो कि भाजपा के नेता हैं, उन्होंने इस देश की जनता के साथ वायदा खिलाफी की? कही आलोक जी। अब आप शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। कल प्रधानमंत्री ने परसों मीटिंग की थी, सारे सेक्रेटरी थे और इंक्लूडिंग कैबिनेट सेक्रेटरी और सिक्योरिटी एडवाइजर, और वहां पर लोगों ने कुछ सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री को कुछ बातें खरी सुनाई और उन्होंने सुना उन बातों। तो जब सेक्रेटरी लेवल का आदमी आज के अखबारों में प्रदर्शित है, वो फ्रंट पेज न्यूज है, तो जब वो बोल सकता है तो अगर ऐसी मीटिंग होगी तो हम भी बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये चीजें हम लोगों को मुश्किल कर रही है। लेकिन ये ऐसी बात कांग्रेस में कोई कर सकता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के सामने किसी का मुंह खुल सकता है? इंदिरा गांधी के सामने किसी का मुंह खुलता था? राजीव गांधी के सामने किसी का मुंह खुलता था? नेहरू जी के सामने किसी का मुंह खुलता था? और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है। अरे भाई, ये कौन सी नस्ल के लोग हैं तो 6 पीढ़ी से ऐसा नस्ल पैदा कर रहे हैं कि हर आदमी एक से बढ़कर एक। अरे दीवार पर लिखा हुआ पढ़िए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रिजेक्टेड मटेरियल है, पप्पू और पप्पी को नहीं दे सकते। चलिए ठीक है कुंतल जी, अब ये सवाल यहाँ पर ये भी है, देखिए जारा जी, पहले मैं चाहता हूँ नहीं, पहले मैं माफी, मैं इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज वाली डिबेट ऐसी नहीं चलती है जारा जी। इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है देश के एक सांसद के बारे में इस्तेमाल किया है, इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि झूठ बोलते हैं, बात वापस लेनी पड़ेगी। आपने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वो झूठ बोलते हैं। ये इनके संस्कार है, मुझे पता है, पर ये डिबेट चल रही है, इनके आरएसएस की मीटिंग नहीं चल रही है, इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। चलिए देखिए, थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं यहाँ पर। कुंतल जी, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ, से नहीं भटक रहे हैं, इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी, इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। ऐसा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के साथ मैं डिबेट नहीं। आलोक जी क्या सफाई देंगे आप, इन्हें क्या कहना चाहेंगे? सफाई की आवश्यकता ही नहीं है, इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। इस देश के लोकतंत्र में चलिए सुन लीजिए, उनकी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए आलोक जी। इनको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। अरे भैया हो गया, माफी मांगनी चलिए सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए कुंतल जी। देश के एक सांसद के लिए इन्होंने इस तरह की अरे कोई सीट मिल जाएगा आपको, अब शांत रहिए। शांत आप रहे साहब, शांत आप रहें। आपको अगर डेकोरम नहीं पता है तो जायरा जी अपने गेस्टों को आप डेकोरम डिबेट का। चलिए ठीक है कुंतल जी, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आपने कहा बात वापस लीजिए, तो वो क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए, उसके बाद ज्यादा आक्रोशित ना हो। इन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि वो झूठ बोलते हैं, ये उस बात को वापस ले, मैं अपनी बात को वापस लेने को तैयार हूँ। अभी हमारे भाजपा के मित्रों को कहिए कुछ तैयारी करके आए। सदन के पटल पे इस देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, सदन के पटल पे। और अगर इनको याद नहीं हो तो मैं प्रधानमंत्री जब भाजपा के नेता की तरह जनता से वोट मांग रहे थे, तब उन्हीं का कहना था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। 7 साल हो गए हैं, अगर 14 करोड़ रोजगार किसी भी सर्वेक्षण, किसी भी सरकारी रिपोर्ट में भी ये बता दे तो मैं अभी और इसी वक्त अपनी बात वापस ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब मुद्दे से थोड़ा हम अलग हो रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं कुंतल जी। अभी समय की भी कमी है मेरे पास, देखिए अभी समय भी नहीं है मेरे पास। कहता हूँ, मैं आपको भी कहता हूँ, आप डिबेट करा रही हैं, किसी भी डिबेट में इस तरह का इस्तेमाल नहीं होगा। आप सत्ता में है, इसका मतलब ये देखिए भाषा की सौम्यता बनाए रखनी चाहिए हर किसी को।
जाहिर तौर पर मशीन कहाँ गई? ये सत्ता में है, इसका मतलब ये नहीं वो कि कहाँ गई मशीन जिसमें आलू से सोना बना रहे थे? है, पर तानाशाही इस देश में नहीं ला सकते। और इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और बिना जानकारी के जो आप हमारे भाजपा के मित्रों को बुला लेती हैं, उन्हें कहिए थोड़ा पढ़ के आए। दूसरी बात, इन्होंने अपनी बात में ही कहा कि सेक्रेटरी क्या पढ़ के आऊं? ने कहा कौन सी चीज है जो आप मेरे से ज्यादा जानते हो? मंत्रिमंडल, मैंने पूछा था कि भाजपा क्या कोई कार्यकर्ता ये बात कह सकता है? जवाब इन्होंने कह दिया कि क्या बिल्कुल कह सकता है। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करिए, आपकी बात ना समझ में नहीं आ रही, अभी समय की कमी है मेरे पास। कुंतल जी, चलिए एक आखिरी में सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब किस तरह का बदलाव कांग्रेस में हो सकता है, जो आप एक बार फिर से दोबारा वाली स्थिति में आ सकते हैं? क्या रणनीति आप लोगों की आगे हो सकती है? काफी ये जो डिबेट है मुद्दे से काफी भटक गया है, लेकिन एक लास्ट जवाब आप दीजिए इस बात का मुझे कि अब क्या हो सकता है? कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, कांग्रेस मुक्त भारत हो आलोक चुका जी, है। आप उन्हें बोल लेने दीजिए, आप उन्हें बोल लेने दीजिए, कहिए कुंतल जी, कहिए। जी, आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं उसका बिल्कुल सीधा जवाब देता हूँ। कांग्रेस को फिर से गांव में, पंचायत में, टोले में अपने लोगों के पास जाना पड़ेगा और उन्हें सही मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, सही मुद्दों की। हमें लोगों के, और दूसरा, हमें अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। 70 साल से शायद सत्ता का दीमक हमारे संगठन में लग चुका था, जिसे अब विपक्ष में 7 साल से हम बैठे हैं। हमने अपना संगठन चुस्त दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, पर हमें अपने संगठन को और चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और क्षेत्रीय नेतृत्व को बल देना पड़ेगा, क्षेत्रीय मजबूत नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन मुद्दों का वास्तविकता से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं जायरा जी, प्रोपेगेंडा। और इतिहास की गवाही है, अगर हमारे मित्र थोड़ा सा भी राजनीति शास्त्र जानते होंगे तो वो समझ पाएंगे कि प्रोपेगेंडा हमेशा से तानाशाही का सबसे बड़ा अस्त्र रहा है। प्रोपेगेंडा से लड़ने के लिए एक मजबूत, बहुत मजबूत संगठन की जरूरत होती है, जिस पे कांग्रेस को काम करना चाहिए और कांग्रेस कार्य कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस का जो दायरा सिमटता जा रहा है, अब देखना होगा आखिर कब तक यही हालात बने रहते हैं और क्या एक बार अपनी पुराने वाली स्थिति में कांग्रेस कभी आ पाएगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ मेरी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।